नमस्कार, आप देख रहे हैं पी फॉर पॉलिटिक्स। मैं हूं माधुरी। आज हमारे मेहमान हैं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत जी। आइए जानते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ रणनीति है इनकी और क्या कुछ खास मैनिफेस्टो में ये शामिल करना चाहते हैं आगामी चुनाव को देखते हुए। कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत मधु जी। धन्यवाद। और जैसा कि मैंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है, इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जानना चाहेंगे कि राजनीति ने आपको कैसे चुना या आपने राजनीति को कैसे चुना। दरअसल मैं बचपन से ही जनसेवा के स्वरूप में हमेशा रहता था। अपने स्कूल में और सोशल जो अपने जो गांव होते हैं, अपना जो शहर होता है, उसके अंदर एक सोशल नेटवर्क होता है, जिसमें मेरा एक स्वभाव था कि मैं कभी भी किसी को परेशान देखता था तो मेरे मन में आता था कि इसकी परेशानी कैसे हल होगी। तत्पश्चात मैंने व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू करने के बाद 1999 में मैं बालाहाट, चूँकि मेरी कर्मभूमि, जन्मभूमि, पारिवारिक सब कुछ मेरा घर है, तो मैंने बालाहाट को चुना अपने बिजनेस के बाद, और जनसेवा के माध्यम से राजनीति में मैं आया हूँ। जनसेवा मैंने शुरू कर दी थी जब मुझे भैया राम मंदिर ट्रस्ट में न्योता दिया गया। वहाँ से जो मेरे मन के अंदर एक भाव निकले कि मुझे जनसेवा करनी, जब तक मेरा राजनीति करने का कोई स्वभाव मूड नहीं था। तो मैंने शिक्षा से लेकर के निर्धन कन्याओं के विवाह से लेकर के बच्चों में स्पोर्ट्स से लेकर के टूटे फूटे हुए मंदिर जो कहीं जर्जर थे उनको निर्माण करने से लेकर के बहुत सारे ऐसे जो रामायण मंडली नहीं हुआ करती थी, महिलाओं के पास होती थी तो कहीं है कहीं नहीं है, उनको लेते हुए मैंने अपने जीवन की शुरुआत सामाजिक सेवा के साथ शुरू की। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि अन्य समाज भी जुड़ा हुआ है। तत्पश्चात मैंने सर्व समाज टीम का गठन किया और मैंने फिर लगातार 3 साल तक मैंने निरंतर सेवाएं दी। और सेवाएं देने के बाद जनता के बीच में कुछ बातें ऐसी सामने आई कि चुनाव लड़के अगर आप विधानसभा जाएंगे, तो मैंने महसूस किया कि परसवाड़ा विधानसभा दोहन का एक खेत है, जो बाहर के लोग आते हैं और दोह करके जैसे गाय को छोड़ देते हैं और अपना व्यापार करते हैं। तो बालाहाट परसवाड़ा के अंदर जितने भी पॉलिटिशियंस आए, बहुत कम लोग, जो मेरे हिसाब से 1984 में तेजलाल टेमरे जी हुआ करते थे, जब विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, जब तक कांग्रेस की सीट नहीं हुआ करती थी। तो मैंने प्रयास किया, तो मुझे माननीय कमलनाथ जी ने टिकट दिया, और टिकट देने के बाद मैंने महसूस किया कि मुझे मैं जिस काम को देखा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है, यहाँ गुंडागर्दी होती, यहाँ पे रेत का अवैध उत्खनन होता है, यहाँ पे लकड़ियों की तस्करी होती है, यहाँ पे अवैध परिवहन होता है, उन सारी चीज़ों से मैं निजात दिलाऊंगा। तो मैंने चूँकि 2013 से 18 में एक विपक्ष की भूमिका में जब सामने आया, मानता हूं कि मैं पूरे काम विपक्ष में नहीं करा सकता, लेकिन लड़ाई मैंने बहुत ज़बरदस्त लड़ी, और सबसे अच्छी लड़ाई मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी। मैंने ना किसी अधिकारी को परेशान किया, ना जनप्रतिनिधि को परेशान किया, ना ही यहाँ की जनता को परेशान किया, ना ही मैंने जातिवाद चलाया, ना ही मैंने किसी प्रकार के ऐसे अनैतिक कार्य किए जिसकी वजह से नाम खराब। चूँकि मैंने महसूस किया था कि यहाँ पे चुनाव बंदा हारा ही इसीलिए है कि इसने ये सारे कार्य किया था 2008 से 13 में, और उसके पहले भी कार्य होते रहे। निश्चित तौर पे जनता के बीच में मैं बहुत ही उसमें लोकप्रिय रहा, और जनता ने मुझे सहज तरीके से पूरे 5 साल लिया भी, नारी का सम्मान भी रखा। बच्चों के शिक्षा का स्तर उठाने के लिए मैंने बहुत भरकस प्रयास किए। उसमें मैंने बच्चों में कंपटीशन पैदा करने के लिए 85% वाले को 5,000, 90% वाले को 10,000, ये अपने विधायक कार्यकाल में मैंने बच्चों को बहुत सारे ऐसे पुरस्कृत बाकायदा नगद मनी के तौर पे किया। तत्पश्चात कुछ मेरे निर्माण कार्य जो बड़े ज़बरदस्त हैं, जिनको कहना चाहूँगा कि मैंने महसूस किया कि भालेवाड़ा का एक पुल था जो अवैध उत्खनन से पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे जी हुआ करते थे 8 से 13 में, जिनके अवैध खनन की वजह से वो पूरा का पूरा पुल उड़ गया था। उस पुल की मैंने स्वीकृति दिलाई। वो आज आप देखेंगे मेरे कार्यकाल में शुरू हुआ पुल शानदार अभी भालेवाड़ा की जनता से महफूज है। इस प्रकार से मैंने महसूस किया कि 90 गांव के मेरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण मेरे बच्चों को 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर शिक्षा लेने के लिए चांगोटोला ब्लॉक जो है मेरा, उनको जाना पड़ता है। और 12वीं के क्लास, चूँकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र तो गरीब तबका, दलित तबका रहता है, तो उनके बच्चे जो हैं 10वीं पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ते हैं, उसके बाद उनकी शिक्षा का स्तर ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता। और गाँव के लोग वैसे ही मध्यम वर्गीय लोग, और बेचारों के पास पैसों की कमी होती तो बच्चों को बाहर शिक्षा करने के लिए नहीं भेज सकते। मैंने इसकी लड़ाई विधानसभा के माध्यम से मैंने कई बार क्वेश्चन लगाए, कई विधानसभा क्वेश्चन लगाए। तत्पश्चात शिवराज सिंह चौहान जी को मजबूरन
झुकना पड़ा। A+ की कैटेगरी में लेकर के मुझे लामटा का कॉलेज दिया और लामटा में मैंने अपने कार्यकाल में कॉलेज खुलवाया। ये शिक्षा के स्तर में मैंने जो मेरा संकल्प था कि बच्चों को शिक्षित करूंगा और यहीं पढ़ाऊंगा, आज मेरी बच्चियां बेटा बेटी बड़े महफूज हैं, बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज भी स्वीकृत हुआ। निश्चित तौर पे आज वो कॉलेज बन के लामटा में वर्तमान मंत्री जी के हाथों उसका निर्माण हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कार्य वो दिखने चाहिए, कार्य ऐसे होने संकल्पित होने चाहिए। वो कार्य मेरे शिक्षा के संकल्पित थे। दूसरा एक सातनारी बांध का एक मुद्दा था जिसको मैंने लगातार विधानसभा में इतने बार क्वेश्चन उठाया, वरना बैसाखी के ऊपर मैं चला हूँ विधानसभा के अंदर, तो मेरा मजाक भी उड़ाया करेगा, ये ऐसा क्यों किया, बैसाखी पे आप क्यों चल रहे हैं। मैंने कहा ये सरकार लंगड़ी हो गई, ये चल नहीं पा रही है। अगर मेरी सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, तो आज मैं सतनारी बांध बना लेता। तब तक उसकी सारी NOC सारी क्लियरेंस कंप्लीट थे, लेकिन चूंकि उस समय का दौर ऐसा था कि वो आंकड़े में हेक्टेयर की जो अनुमानित लागत होती उसके आधार पे वो सतनारी नहीं बैठ रही थी, तो उस वजह से उसको रिफ्यूज़ करते गए, लेकिन फिर भी मैंने लड़ा। उसके साक्षात गवाह हैं, जोलानिया साहब हुआ करते थे, 1PS के मिस्टर दीपक खांडेकर हुआ करते थे, मिस्टर अग्रवाल हुआ करते थे, उस समय नरोत्तम मिश्रा जी हुआ करते थे। वो जानते हैं कि सतनारी के लिए मैंने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। मजबूरी में उन्हें ENC ने सुतली करने फिर एक अग्रवाल जी को, अधिकारी को, को भेज करके पूरा स्थल निरीक्षण कराया। एक एक जगह कोना कोना सतनारी बांध का मैं जानता हूँ। तत्पश्चात मेरा एक ऐसा दौर आया कि मैं चुनाव में लॉस कर गया, लेकिन मुझे इतना काम करने के बाद भी क्या वजह रही? देखिए, काम तो इतने हुए हैं कि मैं कभी सभा मंच को, सामुदायिक भवन को और छोटे मोटे जो सरकारी निर्माण है, इनको मैं काम नहीं गिनता। ये हमारी गांव की आवश्यकता है। इसको अगर भूमि पूजन और लोकार्पण में अगर मंत्री जी उसको अपने आप का सौभाग्य मानते हैं, तो मैं समझता हूँ ये उनका दुर्भाग्य है। निर्माण कॉन्क्रीट होने चाहिए। कॉन्क्रीट का मतलब बच्चों की शिक्षा से, कृषि के माध्यम से उनका अभी एक चल रहा है, एक कृषि प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने 140 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लाया, बोल रहे हैं, काम चल रहा है। अब वो तो भगवान ही मालिक है कब तक बनता है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि किसानों को अगर वो लाभ मिलता है तो ये फ़ायदे वाली बात है। दूसरी चीज़, अभी मेरे कार्यकाल में मैंने ये महसूस किया कि भ्रष्टाचार उस समय बहुत चरम पे था, बहुत चरम पे, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार कि बिना 20% 10% के ना सचिव, ना सरपंच, ना कोई, मतलब एक चलन हुआ करता था, उसको मैंने रोका था उस समय, और बहुत तबीयत से रोका भी था, और बहुत महफूज जनता मानने लगी थी। गुंडा राज ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर 2018 में चुनाव हुआ, मुझे महसूस हुआ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है, सब कुछ असंभव है। साम दाम दंड भेद ये सब करना पड़ता है जब चुनाव जीता जाता है। ये षड्यंत्र पूर्वक मुझे चुनाव को हराया गया 2018 में, और मैंने हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। निरंतर हार के बाद मुझे कमलनाथ जी ने, माननीय मेरे PCC चीफ ने, मुझे लोकसभा की टिकट दी। उस पर भी मैंने संघर्ष करके लड़ा, लेकिन चूंकि वो चुनाव उस समय मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी जी का चुनाव था, उसमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। मैं 2,40,000 वोटों से हारा, लेकिन उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। निरंतर मैंने टिल आज तक किसी ना किसी दुख सुख, किसी ना किसी सरकार के पक्ष के किए हुए कार्य जो जिस प्रकार निर्गुणता के साथ किए, जब उनके मुद्दे उठाता रहा, और मैं उठाता रहूँगा जब तक इनकी सरकार है। इनके वर्तमान मंत्री के अगर कार्यकाल की आप बात करोगे तो कमीशनबाज, भ्रष्टाचार, गुंडाराज, नारियल के खोखे, काले पत्थर, भूमि पूजन करना, सभा मंच का लोकार्पण करना, सामुदायिक भवन का लोकार्पण करना, जातिवाद, ना जाने इन्होंने कितने सारे षड्यंत्र के तहत अपने आप को स्थापित करने की फिर से कोशिश की है। और निरंतर ये 3 साल तक कटे हुए थे, 3 साढ़े 3 साल तक मंत्री जी। इनने अभी 6 महीने पहले से ये भूमि पूजन का दौर चालू किया है, और जिस प्रकार से ये अभी मेरे क्षेत्र में शराब पिला के मेरे युवाओं को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं, संगठन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो इनको पास उनको बुलाते हैं काम देने के नाम से, उसको गमछा पहनाने का काम करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि अगर इस प्रकार की राजनीति
अगर हमारे इस भारत में और मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले के अंदर चलेगी तो निश्चित तौर पे बालाघाट का विकास, युवाओं का विकास नहीं होगा, कृषि कभी भी मजबूत नहीं होगी, बेरोजगारी कभी नहीं हटेगी, दरिंदगी बनी रहेगी। कहीं ना कहीं पे आज परसवाड़ा अनसेफ है। वर्तमान मंत्री जी के कार्यकलाप से विकास के नाम पे वो बोलते हैं हमने बहुत किया। मैं छोटा सा एक उनसे प्रश्न ये करता हूँ कि 2022 में 16 अगस्त को मनकुंवर नदी का नाला बहा अवैध उत्खनन से, रेत का कारोबार है भाई, इनका बहुत बड़ा व्यापार है, डंपरों का जंजाल है, ना जाने क्या क्या, वो 1 साल के अंदर 1 करोड़ की राशि लगा करके वो पुल अभी तक क्यों नहीं बना? और अगर नहीं बना तो उसके पीछे कारण क्या था? अगर वो आप जवाब नहीं देते तो मैं उसका जवाब देता हूँ। लगातार ठेकेदार के ऊपर भ्रष्टाचार का दबाव, पेटी कॉन्ट्रैक्टरशिप अपने आदमियों को दिलाना, जिसके चलते वो पुल नहीं बना। दूसरी बात, दूसरा ठेकेदार आया, उसने तो लोहा ही चुरा के ले गया। तब मैंने वहाँ के उसको बहुत चिल्लाया, मिस्टर अग्रवाल है, मैंने कहा लोहे की चोरी हो गई, यहाँ डैम नहीं बन रहा है, यहाँ पे आज बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षक के लिए परेशान है। दूसरा मैंने कहा इसमें बारात नहीं जा रही है, तीसरा पेशेंट नहीं जा रहा है। पूरे के पूरे 24 गांव जो हमारे हैं वो संपर्क से टूट गए, वो नेशनल हाईवे, जबकि नेशनल हाईवे टूटने का कोई लॉजिक बनता है तो लॉजिक की तरह उसको सुधार दिया जाता है, तत्काल उसके ऊपर 4 महीने 3 महीने के अंदर उस कार्य को सब्स्टिट्यूट बना के चालू कर दिया जाता है, लेकिन वो नहीं हुआ। ये उनके विकास की पहली गाथा है। दूसरा विकास इनका जो है अभी ताज़ा तरीन बहुत खूबसूरत विकास इन्होंने किया। 50 करोड़ की लागत से एक कंपनी ने लामटा टू परसवाड़ा का रोड का निर्माण किया, जिसमें पुलिया के निर्माण में लोहा ही नहीं है। उसकी फ़ोटो भी है, साक्ष्य भी है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, गांव के लोग बोल रहे हैं, और मैं गया भी, और उसको बने अभी साल 6 महीने नहीं हुए थे। वहीं से अभी मंत्री जियों की यात्रा निकली थी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, दोनों मंत्री महोदय ना जाने जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के क्या जा रहे थे, जनता का आशीर्वाद लेने, लेकिन जनता ने इतना कोसा है उनको कि वो इस कोसने से बच नहीं पाएंगे इस बार के चुनाव में। भ्रष्टाचार की मत समझ लीजिए, कश्मीरी चले जाओ, ठेमा चले जाओ, परसा टोला चले जाओ, आपको हर पुलिया टूटी मिलेगी। सड़क के निर्माण में पूरा भ्रष्टाचार, ठेकेदार पूरे बालाघाट के, इनके भाजपा के कार्यकर्ता सब ऐसे ही बैठे हैं, काम करने वाले इनके ठेकेदार। मंत्री जी बोलते विकास हुआ, तो मंत्री जी कायदे से विकास नहीं, विनाश हुआ है, और विकास आपका हुआ है। विनाश ऐसे आपने मतलब क्षेत्र का किया, और विकास आपने ऐसे किया है कि आज भी मैं उसी मकान में रहता हूँ 15 साल से, जैसे का वैसा है। लेकिन आप जिससे रहते थे, आज आप किस ठाडवाड़ से किस 50 करोड़ की कोठी में रह रहे हैं। तेल की आपकी फैक्ट्री लगी हुई है, आपकी दवाई की फैक्ट्री लगी हुई है, रेत का आपका कारोबार भी चल रहा है, लीगल भी हो सकता है चूँकि टेंडरशिप में। लेकिन आज कितनी परेशानी जनता को हो रही, इसका हिसाब अभी मंत्री जी नहीं लगा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे ये इनकी जो लापरवाही है, इनका जो ये पैसों का घमंड है। रावण की लंका बह गई, रावण का घमंड चला गया, राम जी की विजय हुई। आप राम जी का नारा लगाते हो, काम आपके पूरे रावण लंका की तरह हैं, जहाँ पे सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं है। ये है मंत्री जी का कार्य। ठीक है, इन्हें आपका प्रतिद्वंदी भी माना जा रहा है, और जिस तरह से कांग्रेस से आपका नाम विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की उम्मीदवारी के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, निश्चित तौर पर रामकिशोर कावरे जी से आपका सीधा मुकाबला होगा। जनता के लिए क्या कुछ करना शेष रह गया, और आपके मैनिफेस्टो में क्या कुछ खासियत होगी, ये बताएं। जनता के लिए सबसे पहले तो ये जो नैनपुर से लेकर के बालाघाट तक का मार्ग है, जो बार बार बीच में जर्जर होकर टूट जाता है और अवैध खनन के कारण और ज़्यादा जल्दी टूटता है, जैसे मनकुंवर उसमें आता, उसको हाईवे में परिवर्तित कंक्रीट की रोड बनाना मेरा एक लक्ष्य है। दूसरा, हमारे यहाँ पे बांस बहुत ज़्यादा है, बांस इतने ज़्यादा हैं कि हमारी कोशिश होगी, सरकार होगी तो कहीं ना कहीं एक बैम्बू का कोई ना कोई एक उद्योग लगाने की हमारी व्यवस्था है, जो बेरोजगारी जिससे कम हो। साथ में इस परसवाड़ा क्षेत्र के अंदर दूध का अथाह व्यवसाय होता है हमारे इस क्षेत्र में, कोसमी से लेकर के रजे गाँव तक पूरा वो दूध की फैक्ट्री। अगर उसके साथ अगर हमने
उस दूध को बाहर ना भेज करके यहीं का फूड का मिल्क का कोई इंडस्ट्री लगाई या कोई उसका फूड प्रोसेसिंग मिल्क प्रोसेसिंग लगाया तो निश्चित तौर पे बेरोजगार युवकों के लिए काम आएगा। तीसरा हमारा जो एक सुनिश्चित है कि हमको चांगुटोला के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल तक है, वहाँ पे शिक्षा का स्तर महाविद्यालय तक ले जाने का हमारा लक्ष्य होगा। साथ में परसवाड़ा हमारा जो है वो कान्हा नेशनल पार्क से टच है, तो हम उसको कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि उसके अंदर बाहर के लोग टूरिस्ट लोग आके रुकें, हब बने, टूरिस्ट हब बने, और साथ में वहाँ पे कोई ऐसा उद्योग लगाया जाए कि निश्चित तौर पे वहाँ के लोगों का विकास हो, और साथ में किसानों के लिए अगर संभव हुआ तो जितना हम पानी किसान के खेत तक पहुंचा सकते हैं उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ में जो केनाल हमारी ढूटी से लेकर के रजेगांव तक टूटी फूटी पड़ी है, सील्ड नहीं निकली है उसकी सालों से, उसका नवीनीकरण करके सीमेंटीकरण करेंगे। जहां शिक्षा के स्तर स्कूल की कमी होगी उन स्कूलों का निर्माण करेंगे। और मैं आपको बता दूं, सामुदायिक भवन बनाना और ये तुम्हारा सभा मंच बनाना, ये छोटे छोटे कार्य जिला पंचायत, जनपद और सरपंच के कार्य है। विधायक निधि से भी हम कार्य को स्वीकृत करेंगे, लेकिन हम भूमि पूजन और शुभारंभ करने में विश्वास उस पर नहीं करेंगे, और भ्रष्टाचार मुक्त शासन हम देंगे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। जी। एक जनता इस प्रश्न को भी बार बार करती है कि कांग्रेस जो है वो एक शेल में रहता है, जैसे कछुआ होता है, और चुनाव से ठीक 6 महीने 1 साल पहले धीरे धीरे एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो इस मिथक को तोड़ते हुए क्या आप गुजरे 5 सालों से क्षेत्र में सक्रिय रहे, पहला प्रश्न। और दूसरा ये कि जनता आप पर क्यों विश्वास करें? जनता मुझ पे क्यों विश्वास करे, ये अगर शब्द जनता के बीच में अगर जाके आप पूछेंगे तो जनता इसका जवाब आपको देगी कि मुझ पे क्यों विश्वास करे। मैं अपनी बढ़ाई अपने मुंह से नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन कांग्रेस, जैसा मैंने कहा कि कभी सक्रिय होके विरोध नहीं करती कांग्रेस का भ्रष्टाचार मैं का। सदस्य हूँ, पूर्व सदस्य हूँ विधानसभा का। कांग्रेस से आप जो बात कर रही हैं वो मिथक है, क्योंकि मैं निरंतर आपसे फिर कह रहा हूँ 2013 से लेकर के 2023 तक निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और कांग्रेस के झंडे के नीचे प्रयास कर रहा हूँ। तो ये बात हमारे परसवाड़ा में लागू नहीं होती। आज मेरे पास मंडल, सेक्टर, बूथ, बीएलए, महिला संगठन, प्रकोष्ठ, सारे संगठन की हमारे पास समृद्धि है। और हमारी शक्ति, हमारा कार्यकर्ता है, हमारी महिला शक्ति है। हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है कि हम पैसों से कार्यकर्ता खरीदें, जनता को खरीदें। हमारे पास विश्वास है, हमारे अंदर ताकत है, आत्मविश्वास है। और पैसे उनको तो 5 साल तक उनके विकास होंगे ही। एक दिन का विकास मंत्री जी करना चाहते हैं, पैसों के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, और हम 5 साल तक जनता के बीच में स्वस्थ शासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, और साथ में बच्चों की शिक्षा, किसान की समृद्धि, बेरोजगारों को, युवकों को रोजगार। निश्चित तौर पे आज भी ऐसे ऐसे गांव हैं, मुझे कहने में कहीं भी वो नहीं है कि परसवाड़ा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। मंत्री को स्वर्ण अवसर मिला था, लेकिन वो अभी भी सभा मंच और सामुदायिक भवनों में भटक के रह गए। उनका विश्वास गमछा डालने में रह गया। मैंने कितने लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई है, ये मुझे खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो सदस्य लोग बोलते हैं कि हमको आपकी सदस्यता लेना है। मैं उसको ओपन नहीं करता, और मंत्री जी उसको फ्लैश करके अपनी टिकट बचाने के चक्कर में, इससे ज़्यादा और सत्य क्या बोलूँ मैं। अगर आपके और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। नहीं, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और जिस तरह से आपने अपना मैनिफेस्टो बताया, हम उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र की जनता का विकास हो। परसवाड़ा जिस तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, वो विकास की गति के लिए आगे बढ़े। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित तौर पे आपने तो मेरी कही बातों पे मोहर लगा दी कि परसवाड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है, और वर्तमान मंत्री परसवाड़ा के हैं, तो पिछड़ा हुआ अभी भी है, इसका मतलब मंत्री जी बहुत पीछे हैं। राजनीतिक सरगर्मियों और राजनीतिक पारे के चढ़ने उतरने का ये सिलसिला जारी रहेगा। राजनीतिक हलचलों से जुड़े रहने के लिए आप हमें आज ही सब्सक्राइब करें। थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट पर बेल आइकॉन दबाएं और हमारी राजनीतिक हलचलों पर नजर बनाए रखने के लिए P4 पॉलिटिक्स देखते रहिए। आज के अंक से अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।